सो टॉर्टाइज ने अखिलीज को चैलेंज कर दिया कि भी मैं तेरे को रेस में हरा दूंगा। तो अखिलीज हंसने लगा, कहता है तू क्या मजाक कर रहा है, तू कैसे हरा सकता है मेरे को, देख तो तू तो कोई आम इंसान को नहीं हरा सकता, मेरे को तो क्या हराएगा। कहता देखो मैं अभी तेरे को समझाता हूँ कि मैं कैसे जीतूँगा। तो टॉर्टाइज थोड़ा सा दिमाग वाला था, कछुआ, मैथ वैथ पढ़ा होगा मे भी, लगते उसने पुराने ज़माने में, है ना। तो कहता कि लेट अस कंसिडर कि ये टॉर्टाइज, ये टी है, ये अखिलीस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता बस हराने की एक शर्त है कि मुझे तो हेड स्टार्ट दे दे बस, ठीक है। हेड स्टार्ट का मतलब समझते हो ना, कि भी मैं थोड़ा सा भागूं, उसके बाद तुमने भागना शुरू करना है, ठीक है। तो टॉर्टाइज ने मतलब कहा कि चलो ये जैसे ये ट्रैक है, ठीक है, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो टॉर्टाइज कहता मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, लेट से ये 100 मीटर था, ठीक है। कहता मैं जब यहाँ पहुँचूँ तब तुम स्टार्ट करना भागना, कि जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तब तुमने स्टार्ट करना है भागना। वो कहता ठीक है जी। अखिलीस कहता कोई दिक्कत नहीं, तू यहाँ क्या, तू यहाँ पहुँच जा तो भी मैं तेरे को हरा दूंगा। तो कहता देखता तो जा, तेरे को अभी मैं हराता हूँ। अभी वो देखो उन्होंने रेस लगाई नहीं, वो सिर्फ अभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसी तरह से जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, टॉर्टाइज अखिलीस को समझा रहा था। कहते देखो 100 मीटर मेरे को भागने दे आगे, उसके बाद तुमने शुरू करना है जी भागना। कहता ठीक है जी। अब कछुआ जब यहाँ पहुँच गया, मतलब कहता जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तब तुम शुरू करोगे, ठीक है। अखिलीस मान गया यही बात। कहता फिर जितनी दूरी पे मैं हूँ अभी, तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, कि नहीं। अखिलीस को इस पॉइंट से, ये पॉइंट लेट से x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो x2 पॉइंट पे पहुँचने के लिए अखिलीस को कोई टाइम लगेगा, लेट से t1 पॉइंट टाइम लगा। तो उतने t1 टाइम में ये कछुआ आगे जाएगा कि नहीं, चाहे जितना मर्जी जाए, t1 टाइम में कछुआ थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, राइट। तो फिर x3 पॉइंट पे पहुंचने के लिए अखिलीस को फिर कुछ टाइम लगा, उतने टाइम में कछुआ फिर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, उतने टाइम में फिर आगे चला जाएगा। फिर यहां पहुंचने के लिए अखिलीस को फिर टाइम लगा कुछ, उतने में फिर कछुआ आगे चला जाएगा। तो अगर इमेजिन करो हर बार ऐसे ही हो रहा है कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में ये थोड़ा और आगे चला जाएगा, फिर आगे पहुँचेगा उतनी देर में थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब अखिलीस तो कभी जीत ही नहीं सकता। तो अखिलीस इतनी सी बात सुन के समझ गए, यार ये तो सही बात है, इसने तो मेरे को खड़े खड़े ही हरा दिया, बिना रेस लड़े ही हरा दिया। तो अल्टीमेटली कछुआ रेस जीत गया अपने दिमाग के दम पे, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है इसमें क्या फ्लॉ है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, आप मैथमेटिकली सोचो, ठीक है। प्रैक्टिकली ना मेरे को जवाब देना कि ऐसे ऐसे थोड़ी एवें थोड़ी हुंदा सर, ये तो तेज भजेगा, ये तो पीछे छड़ ही देगा, वो तो सानू भी पता है तेज भजेगा पीछे छड़ देगा। मैं तो कह रहा थोरैटिकली गल नूं सोचो कि जद जिवें ही ये थोड़ा जिहा होर अगे आएगा, उन्होंने उत्थे तक पहुँचने वास्ते कोई टाइम लगेगा, उन्हें टाइम से कछुआ फिर अगे बढ़ जाएगा, फिर उन्हें डिस्टेंस कवर करने वास्ते अखिलीस को फिर कोई टाइम लगेगा, इन्ने टाइम से फिर अगे बढ़ जाएगा। ठीक है। सो इट मीनस कि थोरैटिकली इत्थे तो नज़र यही आ रहा है कि अखिलीस जिहड़ा रेस नहीं जित सकता, लेकिन प्रैक्टिकली पता है कि जित जाएगा। सो देखो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एक्चुअली क्या था, ये एक तरह की रिडल थी जो काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक, कई सदियों तक लोगों की कंफ्यूजन रही है, ठीक है।
बहुत टाइम तक लोग कंफ्यूज रहे इसमें रिडल में कि यार प्रैक्टिकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकली तो ऐसा हो रहा है कि कछुआ का तो हार ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करने से क्या फाइनाइट वैल्यू आ सकती है कि नहीं? इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करने से क्या फाइनाइट वैल्यू आ सकती है? ठीक है, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स इक्वल्स टू फाइनाइट। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, आपसे पूछा जाए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इज इट पॉसिबल कि सम ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स इक्वल्स टू फाइनाइट? क्यों जी? नो अंश वंश? नो नो सर। लेकिन ये पॉसिबल है, एक्चुअली इट इज पॉसिबल कि इनफाइनाइट चीज़ों को अगर ऐड करेंगे तो फाइनाइट आ सकती है। ठीक है, मतलब जो पहले मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट थे उनको ये वाली बात क्लियर नहीं थी। आज से 300 साल पहले की बात करें तो ये बात बिल्कुल सभी का यही जवाब था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करेंगे तो फाइनाइट चीज़ें कैसे आ सकती हैं, फाइनाइट वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में इसको प्रूव किया कि भी इनफाइनाइट चीज़ों को फाइनाइटली ऐड किया जा सकता है। ठीक है, उनमें से एक नाम था न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन ने भी मतलब ये रिडल सॉल्व की जिससे कि बहुत मैथ्स के साइंस के बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लैरिफाई हुए। उससे पहले जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह हैं ये सब हो ही नहीं पाते थे। ठीक है, एक्चुअली जो न्यूटन जब अपने लॉज बना रहा था, तो न्यूटन की कहानी सुनाऊँ मैं यहाँ पे। न्यूटन जब अपने लॉज बना रहा था, ग्रेविटेशन मोशन की इक्वेशंस बना रहा था, आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया ना फिजिक्स में कि नहीं? पहले पढ़ा था सर। अच्छा, 9th-10th में पढ़ा होगा, है ना? चलो, तो जब न्यूटन अपना ये ग्रेविटेशनल प्लैनेटरी मोशन बना रहा था तब वो इसी चक्कर में फंस गया था कि सम ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स इक्वल टू फाइनाइट वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो तब मतलब उसको ये पता था कि ये एक रिडल है जो कि अनसॉल्वेबल है, रिडल ये वाली। ठीक है, तो ये रिडल जो है अनसॉल्वेबल है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब ये किताब में तो यही दिखाती है कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकली हो जाता है। अब हमें नहीं मालूम क्या होता है, ये तो कोई जादू है। मतलब हर एक को मालूम था ये कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं मालूम था किसी को। तो खैर न्यूटन ने अपना दिमाग लगाया और इसका सॉल्यूशन खोजा, और एक और मैथमेटिशियन था लाइबनिट्ज़। तो इन दोनों ने अपना अपना दिमाग लगा के इसका सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकाला। ठीक है, तो उनसे ये पता चला भी इनफाइनाइट चीज़ों का सम हो सकता है फाइनाइट। ठीक है, जैसे आज के टाइम में तुम लोग एरिया तुम्हें मालूम है कि किसी भी चीज़ का एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो एरिया का कॉन्सेप्ट इससे क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इंटीग्रेशन इज़ व्हाट द सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ इनफाइनाइट एरियाज। ठीक है, जैसे आपने इंटीग्रेशन तो किया होगा ना फिज़िक्स में थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन 2 से 3 ऑफ x dx क्या होता है? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² by 2।
और फिर आप लिमिट पुट कर देते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो इसको 9/2 एंड 4/2 इज 9 माइनस 4 5, तो ये आंसर आ गया। ये समझ आया कि नहीं इंटीग्रेशन? ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स तो सीधा लाइन ही होती है ना, सिंपल ये वाली, और ये 0 है, यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कहता है 2 से लेके 3 तक ये जितना भी एरिया आप निकालोगे ना इसके अंदर, तो ये इस एरिया, ये एरिया इज 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ये वाली चीज़ तो कर पाते थे लोग क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 2 से 3 ऐसे आ जाता है तो ये नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसी का जो सॉल्यूशन न्यूटन ने निकाला, न्यूटन और लाइबनिट्ज़ ने मिलकर निकाला ये। ठीक है, क्योंकि वो जो कर्व बन जाता है, यहाँ पे तो आप एरिया ऐसे निकाल देते ना भी, इसको ऐसे, ये ट्राइंगल बना ली, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया आ गया, दोनों के एरिया को ऐड कर दो, आ जाएगा एरिया। ठीक है, लेकिन जो ये एरिया आता है वही इंटीग्रेशन ये होती है। लेकिन अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा ये कर्व है ये, और मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक आप एरिया निकालो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, ये तो चलो बन गई रेक्टेंगल यहाँ तक, अब ये उबड़ खाबड़ सी जगह है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ना ये सर्कल है ना कुछ भी नहीं है, ये ऐसे कर्व है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है न्यूटन ने और लाइबनिट्ज़ ने मिलके निकाला, और अभी जो हम पीछे वाली प्रॉब्लम देख रहे थे ये वाली, इसका भी सॉल्यूशन इसी में था। ठीक है, कि सम ऑफ, क्या कॉन्सेप्ट था, सम ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स कैन बी फाइनाइट। ठीक है, तो लेकिन कब होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फ़िलहाल तो हम आगे इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम अपने वाले, कि इनफाइनाइट चीज़ों का सम फाइनाइट कैसे होता है। जैसे लेट्स से अगर वैल्यूज़ कम होती जा रही, ठीक है ना, अगर वैल्यूज़ जो हैं कम होती जा रही हैं, ठीक है, डिक्रीज़ करती जा रही हैं, तो उनकी वैल्यू, उसका सम जो है फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, उसका सम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP is possible if जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो R इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये होनी चाहिए। ठीक है, एंड R इज नॉट 0। कहता है कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच में होगी और R 0 नहीं होगा तो इनफाइनाइट GP का सम पॉसिबल है। ठीक है, अब कैसे, नाउ वी नो सम टू n टर्म्स ऑफ GP कितना होता है, a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऐसे होता है, या उल्टा करके भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या कर रहा है, n क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n क्या, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब सम टू इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। नाउ इमेजिन करो, अगर मैं कहता हूँ 0.1 की पावर 2 और एक 0.1 की पावर 3, दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है,
0.1 स्क्वायर बड़ा है कि 0.1 क्यूब बड़ा है? 1 स्क्वायर। स्क्वायर, ऑब्वियसली ये बड़ा है ना। तो मतलब कि अगर ये जो बेस है ये 1 से छोटा हो, वही बात यहाँ पे लिखी है कि r क्या है यहाँ पे, एक्चुअली एक तरह से बेस है। बेस अगर 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, ठीक है, तो वैल्यू जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू घटती जाएगी। मतलब यू जस्ट इमेजिन कि अगर मैं कहूँ 0.1 की पावर 100, तो ये बेसिकली कितना होगा, बहुत कम होगी ना वैल्यू, 1/10 की पावर 100 ऐसे आ गया। 0.1 क्या होता है, 1/10 होता है ना। तो 1/10 की पावर 100, अगर मैं 1000 लेता तो 1000। तो अगर कह रहा हूँ कि 10 की 0.1 की पावर इनफाइनाइट, 0.1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर इनफाइनाइट। ना इमेजिन करो अगर 10 की पावर इनफाइनाइट है तो 1 वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी, 10 की पावर इनफाइनाइट है तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। इट मीन्स कि अगर बेस 1 से छोटा है और पावर इनफाइनाइट है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी। इसलिए इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी की वैल्यू ये आ गई है, a/1 - r। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं और कॉमन रेशियो इतनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड r जो है 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, ये ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे हम एक एग्जांपल लें इसकी, फाइंड द सम 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो कितनी है, 1/2/1 या 1/4/1/2, हाफ आ जाएगा। ठीक है, 1 से छोटी है। ठीक है, नाउ इमेजिन अगर हम सम टू इनफाइनाइट का सीधा ही, वैसे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है a/1 - r, यानी 1/1 - हाफ, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 2 आ गया। मतलब ये कि इतनी सारी टर्म्स को अगर आप ऐड करते जाओगे और ये जीपी में इन्फिनिटी तक ऐड करोगे तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो मतलब क्या हुआ, देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज अप्रोचेस टू फाइनाइट। ठीक है, इतनी सारी इनफाइनाइट वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो ये फाइनाइट वैल्यू बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये घटती जा रही है, जैसे क्योंकि डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसका सम जो है फाइनाइट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। मतलब ये नहीं है कि बंदा कहे कि सर ये फाइंड द सम, मान लो ये मैं एग्जांपल ले लूँ, 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + ऑन इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, तो ये सम क्या होगा, अब ये तो नज़र आ रहा है ना कि तो वैल्यू बढ़ रही है। अगर मान लो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे a/1 - r कितने है, 2, तो आंसर आया -1। ये तो रॉन्ग है ना, इसका सम -1 थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि r जो है वो 2 है। ठीक है, कॉमन रेशियो 2 है, यानी कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका सम टू इनफाइनाइट टर्म्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल इसलिए था क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है, इसीलिए पॉसिबल है ये। ठीक है, तो ये अखिलीस के केस में भी एक्चुअली यही कहानी हुई, जो टॉर्टाइज अखिलीस का केस था। उसमें क्या हुआ, यू जस्ट इमेजिन कि वो जो डिस्टेंस था घटता जा रहा था ना, जैसे पहले इतना था, फिर और कम 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 कम, क्योंकि वो इतना कम हो गया कि एट लास्ट जो है वो ओवरकम हो गया। मतलब अखिलीस जो है किसी पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अखिलीस उसको पार ही कर जाएगा। ठीक है, तो वो चाहे जितना मर्जी इनफाइनाइट पेपर में दिखाता जाए,
कि देखो मैं तो हमेशा आगे ही जाता जाऊंगा, ये तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब इन्फिनिटी का नाम सुन के आम इंसान क्या बोलेगा कि अच्छा ये तो टाइम ही इन्फानेट लग जाएगा। टाइम थोड़ी इन्फानेट लगा, वो तो कह रहा कि मैं इन्फानेट टाइम उसको ऐड करना पड़ेगा, बार बार ऐड करना पड़ेगा। अब चाहे बार बार आप इन्फानेट टाइम से ऐड कर दो तो भी आपके पास ये देखो फाइनेट वैल्यू आती है ना, इनफाइनेट टाइम्स ऐड करके भी फाइनेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर अब मॉडर्न अखिलीस से कोई कछुआ ये तर्क करे तो वो तो हार जाएगा ना। वो कहेगा अच्छा मुझे ये मालूम है कि इनफाइनेट चीज़ों का सम फाइनेट हो सकता है, इसलिए तेरे जो तर्क में कोई क्या लो वो नहीं है, दम नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया कि इनफाइनेट टर्म्स का सम फाइनेट हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है जी, यस सर। तो हमारे पास बस यही ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब जैसे कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है, if b equals to a plus a square plus a cube plus so on infinity such that a is less than 1 greater than minus 1, find a in terms of b। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये सिंपली जीपी सीरीज बन रही है। तो इनफाइनेट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी है r, a पे कॉमन रेशियो भी a है। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, b माइनस ए बी इक्वस टू a। तो b इक्वस टू ए बी प्लस a कॉमन है b प्लस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई b अपॉन b प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इवेल्युएट 2 मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर 2 पावर 4 2 पावर 8 2 पावर 16। एक मिनट, गलत लिख दिया, ये था। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करना है। तो अब बेस सेम है तो सभी की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये देखो अभी ये पिछले जैसा क्वेश्चन ही बन गया। अब ये जो पावर है ये सीरीज है ना, जीपी सीरीज, इनफाइनेट जीपी, तो इसका फॉर्मूला होता है वही a अपॉन 1 माइनस आर। तो सॉल्व करके 2 स्क्वायर विच इज़ 4। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी टू, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आपको गिवन है 2, मतलब a की वैल्यू 2 गिवन है, और सेकेंड क्या गिवन है, सम टू इनफाइनाइट जीपी इज 6। ठीक है, तो r निकालना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला सम टू इनफाइनाइट क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। पुट कर देंगे वैल्यू 6 इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ से r आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ कैपिटल A इक्वल्स टू 1 प्लस आर पावर a, r पावर 2a प्लस so on infinity,
एंड b आपको गिवन है 1 प्लस r पावर b r पावर 2b प्लस सोन इन्फिनिटी। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, r इंटू a माइनस 1 अपॉन a रेज टू पावर 1 अपॉन a इज इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन b की पावर 1 अपॉन b। ये r का मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं, लेट अस सी। तो देखो, इनको देख के तो हमें क्लियर लगता है कि भी जीपी, इनफाइनाइट जीपी का वैल्यू यूज़ होगी, है ना, बाय 1। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और कॉमन रेशियो कितनी है दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि r पावर a। ठीक है, ये r नहीं आएगा, r इक्वल्स टू ऐसे आएगा, इक्वल गायब एक्चुअली, r इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब r की वैल्यू बेसिकली यहाँ निकालनी है, वो तो निकाल ही लोगे आई होप। कैसे लिखे, 1 माइनस r पावर a इक्वल्स टू 1 अपॉन a, ऐसे लिख दो, a नीचे ले और इसको ऊपर ले गए, तो 1 माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू r पावर a। एलसीएम ले लो, a माइनस 1 बाय a इक्वल्स टू r पावर a, यानी कि r कितना आ गया, a माइनस 1 बाय a रेज़ टू पावर 1 बाय a। तो इसी तरह से दूसरे वाले से भी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी cos रेज टू पावर 2n थीटा, और y कितना है, सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी साइन रेज टू पावर 2n फाई, और z की वैल्यू सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी cos रेज टू पावर 2n थीटा इंटू साइन रेज टू पावर 2n फाई। ठीक है, देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है क्वेश्चन, है ना। थीटा और फाई क्या है, 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई, ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा, देखो जो ये टर्म है, अगर हम इसको खोल के लिख लें, n को 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos पावर 4 थीटा एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई a अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉमन रेशियो ये है, राइट। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x आ गई। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाओ दूसरे वाले में, y क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कितना साइन पावर 4y, है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये भी जीपी लगाओ, तो y कितना आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर फाई, तो cos स्क्वायर फाई की वैल्यू आ गई 1/y। ठीक है, ये भी आ गई आपके पास। अब तीसरा रह गया आपके पास z। अब मैं सीधे लिख दूं, मैं पहले में 1 आएगा, फिर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, मतलब कॉमन रेशियो क्या है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इट मीन्स कि z की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, राइट। क्यों जी, क्लियर है बात यहां तक? यस सर। ओके, यस सर। अब क्या करोगे, अच्छा आप बताओ आगे क्या करें।
पुराने एमसीक्यू पढ़े हैं वो कर लो, ये वाले। क्या चीज़ आगे क्या करेंगे मैं इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ एमसीक्यू पहले ये मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ बेटा, ये प्रूव करना है। ये प्रूव कैसे करेंगे? अब ये दिमाग लगाओ ना, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ तक कर दिया, अब आगे क्या करें? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो, कितनी है? कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 माइनस 1/x है ना, और ये कितना है? 1 माइनस 1/y साइन स्क्वायर फाइव, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव अगर इतना है तो यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू आ जाएगी ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव विच इज़ 1 माइनस 1/y। तो अब इनको बस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। क्यों जी, बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, यस सर। ओके। और क्या तुम क्या कह रहे थे? डाउट्स पूछने कुछ और? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलिए इसमें तो मुझे एक दो स्लाइड्स और ऐड करनी पड़ेंगी। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। फाइंड 0.356 बार, ठीक है, मतलब इसको इन रैशनल फॉर्म कहता है, इसको रैशनल फॉर्म में लिखो यूजिंग जीपी। कहता है इनफाइनाइट जीपी के कॉन्सेप्ट से लिखो इसको रैशनल फॉर्म में। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.356 56 56 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए। अब आप इसको कैसे लिखो, 0.03 लिख लिया प्लस 0.056 0.00056 इसी तरह से बस चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट। तो अगर ये पहली टर्म छोड़ दें तो ये वाली जो है ये इनफाइनाइट जीपी है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। तो 0.3 को 3/10 भी लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस r। कॉमन रेशियो कितनी है इसमें, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना है, 0.01 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो 56/1000 और नीचे कितना है 99/100, राइट। माइनस करने के बाद 0.99 आ जाता है ना, तो 2 zeros कट गए, तो आपके पास बचा 3/10 प्लस 56/990। तो यू कैन टेक एलसीएम,
990 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा 297 प्लस 56, सो दिस गिव्स द आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल फेंकी गई नीचे ग्राउंड पे, ठीक है, और ये टॉप जो था ये 120 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। तो बॉल जो है यहाँ से टकराई ज़मीन पे, दिस इज़ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे टकरा के ये दोबारा उछली, ऑब्वियसली उछलेगी दोबारा, ठीक है। तो कितना उछली, 4/5 ऑफ दिस, ठीक है, 4/5 ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब ये मान लो डिस्टेंस d है, तो 4/5 d पे उछली, ठीक है। उसके बाद ये फिर नीचे आएगी, ज़मीन से टकराई और फिर उछलेगी, ठीक है, टप्पे खाएगी ना बॉल, एक बार ऐसे गिरा फिर उछल गई, नीचे गिर गई, फिर यहाँ से टकराई ज़मीन पे, फिर उछली, ठीक है, फिर नीचे गई, फिर टकराई। और जनरली क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, पहले ज़्यादा उछलती है, अगली बार कम उछलेगी, फिर कम एंड कम, फिर ऐसे चलते 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 ऐसे, ठीक है, और एंड में जाके रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कोई लेट से कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई प्रेशर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप समझो कि बॉल क्या करती रहेगी, टप्पे खाती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, कि नहीं, बॉल तो टप्पे खाती रहेगी ना। तो आपको बताना है कि ये बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक ये रुके ना, अनंत काल तक चलती रहे, टप्पे खाती रहे बॉल, ठीक है, लेकिन इसी सिचुएशन पे, ठीक है, मतलब यहाँ से गिरी, टप्पा खाया, 4/5 जितनी हाइट थी उसका 4/5 ऊपर उठी, फिर नीचे गिरी, फिर जितनी हाइट पीछे थी इसका 4/5 उठी, मतलब ये वाला हाइट कितनी थी, 4/5 ऑफ 4/5 d, ठीक है, और फिर ये वाली हाइट कितनी है, 4/5 ऑफ 4/5 का स्क्वायर d, राइट, ऐसे ही और चलती गई। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये कभी रुक ही नहीं रही, ऐसे ही टप्पे खा रही है इसी पैटर्न में, तो क्या ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइनाइट हो सकता है बॉल ने, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आप ना अपने घर पे जिन लोगों ने मैथ वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, उनसे रैंडमली पूछना, एक जनरल सा सवाल है कि जी ऐसे करके बॉल गिरी, हमने टप्पे खा रही है और सदियों से टप्पे खाती जा रही है इसी हिसाब से, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, ठीक है। बंदा कहेगा फिर तो भाई ऐसा है, ऐसा तो केस है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी देखते हैं क्यों नहीं है। तो देखो पहला डिस्टेंस तो d था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना d प्लस 4/5d, 2 बार है ना, ऊपर भी गई फिर नीचे आई, तो 2 बार किया, फिर ऐसे 2 बार ये 4/5 का स्क्वायर d, फिर 2 बार 4/5 क्यूब d, एंड ऐसे डिस्टेंस इन्फिनिटी तक, अनंत काल तक आप इसको ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। तो अगर पहला ये छोड़ दें, बाकी सारी जीपी बन रही है,
ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, ये फर्स्ट टर्म कितना है 8/5 डी, और कॉमन रेशियो कितना है दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉमन रेशियो कितना है 4/5, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 8/5 डी A/1 - R। ये फॉर्मूला है अपने पास, कॉमन रेशियो है 4/5। सो लेट अस सी कितना आया। डी आपको गिवन है 120, बाद में पुट करते हैं इसको, तो डी प्लस 8/5 डी डिवाइडेड बाय 1/5, 5 कट गया तो 9D आ गया। 9D कितना है 9 × 120, 12×108, इतने मीटर, बस टोटल इतने मीटर चलेगी बॉल, चाहे अनगिनत अनंत काल तक टप्पे खाती रहे तो भी इससे ज़्यादा नहीं डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है ना, मतलब बंदा कहेगा कि जी अच्छा ये ना बॉल जो है टप्पे खा रही है कब से, भगवान राम के ज़माने से टप्पे खा रही है, अब बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। अब हो गए यार 1080 से तो कम ही होगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस है तब तक जब तक ये अनंत काल तक चलती रहे, टप्पे खाती रहे, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, हाँ जी, कुछ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप DPP4 करो, ठीक है, ओके सर। और एक और सॉरी DPP5 भी करना है आपको। DPP4 एंड 5 का भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो DPP5 भी आप साथ ही देख लेना इसको। ठीक है, तो कल हम डिस्कशन करेंगे जो भी डाउट्स होंगे।